नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 7th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट लेसन नंबर 8 वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपकी कार्य पुस्तिका के इसमें थोड़े से डिटेल्ड हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है क्रियाकलाप 1, 1206 से 1526। सल्तनत दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनके शासकों को दिल्ली सल्तनत के नाम से क्यों जाना जाता था। अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। इसका आंसर है क्योंकि इस समय के दौरान शासन करने वाले सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता था और वे दिल्ली से शासन करते थे, इसीलिए तो उस समय के शासकों का जो समय पीरियड था उसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। दूसरा है अपने अध्ययन काल में, यानी कि यही 1300 से 13वीं से 15वीं सदी, इसी के बीच में एकमात्र रजिया बेगम एक बहुत ही कुशल शासिका हुई है, यानी कि लेडी किंग। ज्ञात कीजिए कि क्या इनके अलावा कोई और भी महिला यानी कि इसी काल में शासक बनी। तो इस काल में रजिया बेगम के अतिरिक्त कोई और महिला शासक नहीं बनी। तीसरा है दिल्ली सल्तनत के समय में सामान्यतः आम जनता बहुत सारे कष्टों से घिरी हुई थी। सुविधाएं ना के बराबर थी, सुरक्षा का अभाव था। ऐसे में शासक क्या करते थे? देखिए, ये एक ताकत के बल पर स्थापित राज्य था, ठीक है। तो जनता को खुश करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। शासक अपनी सैन्य शक्ति यानी कि अपनी सेना को मजबूत करने में लगे रहते थे और उनका प्रजा के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसके बाद है उस समय जब कोई शासक बदल जाता था तो शासन व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव आते थे, मगर आज ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय ना तो लोकतंत्र था ना ही संविधान था। सभी शासक अपनी मन मर्जी चलाते थे। परंतु आज क्या है, आज के शासन व्यवस्था में हमारा शासन संविधान के अनुसार समान रूप से चलता है। शासक यानी कि हमारे प्रतिनिधि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि बदलते भी रहते हैं तो शासन व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता। उसके बाद है अपने अध्ययन काल में, यानी कि 13वीं से 15वीं सदी के बीच में माना जाता है कि शासक के धर्म के अनुसार ही प्रशासन चलाया जाता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उस समय सभी धर्मों को समान नहीं माना जाता था और जो राजा का, जो शासक का धर्म होता था, बस वही सब कुछ होता था। और इसीलिए शासक का जो धर्म है वही प्रमुख धर्म है और उसी के हिसाब से शासन चलता था। लेकिन आज सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता मिली हुई है, बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, तो इसीलिए आज ऐसा नहीं होता। छठा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि उस समय शासक आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे शासकों की हत्या कर देते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सभी शासक अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। अब उनका साम्राज्य कैसे बढ़ेगा? दूसरे शासक को मार के। फिर उसके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसीलिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी सीमाओं में विस्तार करना चाहते थे। 7वां क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल के दौरान जौनपुर, एक जगह है बेटा जौनपुर, शिक्षा, संस्कृत, व्यापार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और यह किस प्रकार पूर्व का सिराज कहलाया? क्योंकि इन्होंने अपनी कला और साहित्यिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हासिल कर ली थी। जौनपुर में कला का भी बहुत सम्मान था और साहित्यिक उपलब्धियां भी बहुत थी। इस वजह से जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। पूर्व मतलब ईस्ट, इसमें जितने भी ईस्ट में कंट्रीज पड़ते हैं उन सभी का प्रमुख। उसके बाद है अपने अध्ययन काल में, यानी कि 13वीं से 15वीं सदी में अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी सुविधाएं थी। देखिए, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। परंतु आज
प्रत्येक कार्य में मुद्रा का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं से ही होता था। यदि हमें जूते चाहिए तो हमें कोई वस्तु देनी होगी, वो अनाज भी हो सकता है, कोई और वस्तु भी हो सकती है, उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट है 13वीं से 15वीं सदी के हिंदू शासक और मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। हिंदू शासक मुसलमान शासकों से बेहतर शासन चलाते थे और उनके राज्य में जनता अधिक सुखी और खुशहाल रहती थी। नेक्स्ट है आओ खालिस्तान भरें। दिल्ली सल्तनत की स्थापना डैश के द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में। नेक्स्ट है डैश शासक को पढ़ा लिखा मूर्ख शासक कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही बड़ा विद्वान, परंतु ऐसी योजनाएं उन्होंने कार्यान्वित की कि जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ असफलता का मुंह ही देखना पड़ा, तो इसीलिए उन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख कह देते हैं। नेक्स्ट है डैश सैयद वंश के संस्थापक थे, खिजर खां। मैं आपको बता दूं बेटा, 1206 से लेकर 1526 के बीच में 5 वंशों ने शासन किया है, ठीक है। और उन 5 वंशों के ही हम अलग अलग शासकों के बारे में यहाँ जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मेवाड़ के प्रमुख शासकों में डैश का नाम विशेष है, राणा सांगा का। और राणा सांगा जो है ना बेटी, मेनली वो 1528 में जो बाबर के साथ युद्ध हुआ था ना, खानवा का युद्ध, उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है बघेल वंश के संस्थापक डैश थे, बीसल देव। उसके बाद आपको मैच करने हैं। राजा हमीर देव का शासनकाल 1326 से 1364। गुजरात में अहमद शाह का शासनकाल ऊपर है 1411 से 1442। बलबन का शासनकाल 1266 से 1286। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 2 ही वर्ष हुआ, 1330 से 1332, और इसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। बंगाल का शासक सिकंदर शाह का शासनकाल 1357 से 1393। उसके बाद है कुछ सेंटेंस इन्होंने दिए हैं और कुछ हमने पूरे करने हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की कृषि सुधार योजनाएं, इसका आंसर है पूरी तरह असफल रही। उसके बाद 13वीं से 15वीं सदी के प्रमुख शहर बंगाल, जौनपुर, क्योंकि उस समय तो बंगाल भी एक शहर ही था। बंगाल, जौनपुर, मालवा, रणथंभौर, ये सब लिख सकते हैं आप। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ की कहानी मेवाड़ के राजपूत शासकों की वीरता का प्रतीक थी। दिल्ली शासक कहीं हिंदुस्तान का शासक माना जाता था, बिल्कुल। दिल्ली को केंद्रीकृत शासन की इकाई माना जाता था, इसीलिए जो दिल्ली का शासक बन जाता था वो हिंदुस्तान का शासक माना जाता था। 13वीं से 15वीं सदी का सामाजिक जीवन की विशेषताएं। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, और मुसलमानों की स्थिति हिंदुओं से बेहतर थी। उसके बाद आपको सही आंसर पर टिक करना है। 4 ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता। बलबन निमन कबीले से संबंध रखता था, इलबारी। रजिया बेगम की हत्या हरियाणा के इस शहर के पास हुई, कैथल के पास, हमारा अपना शहर। कुतुबुद्दीन ऐबक दास था, किसका दास था? मोहम्मद गोरी का। उसके बाद है खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद है उस समय जो साम्राज्य होते थे वो केवल सैनिक साम्राज्य थे। कैसे? क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति सैन्य बल के आधार पर शासक बन जाता था। जिसके पास भी सेना मजबूत थी वो दूसरे शासक को मारकर आप शासक बन जाता था। इसीलिए जो साम्राज्य थे वो सिर्फ सैनिक साम्राज्य थे। 13वीं से 15वीं सदी के प्रांतीय व्यवस्था और आज की प्रांतीय व्यवस्था में क्या अंतर है? उस समय शासक की इच्छा के अनुसार प्रांतों की संख्या और आकार बदलते रहते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। प्रांतों की संख्या और आकार लगभग समान रहते हैं। उस समय शिक्षा के केंद्र कैसे थे? उस समय शिक्षा गुरुकुलों और मदरसों में दी जाती थी और मुख्यतः धर्म आधारित शिक्षा ही दी जाती थी। उसके बाद है चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। कैसे? चित्तौड़गढ़ राजपूतों की प्रतिष्ठा, मर्यादा का प्रतीक था
और यहाँ पर जो कृषि थी, व्यापार थे, वो बहुत उन्नत थे। इसी कारण चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध और शक्तिशाली शहर बन पाया। नेक्स्ट है तानाशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही शासन व्यवस्था होता है किसी एक व्यक्ति का शासन, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तुलना कीजिए। तानाशाही शासन में एक व्यक्ति की मर्जी से शासन चलता है, जबकि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा के मुताबिक शासन चलता है। उस समय की आर्थिक गतिविधियां वर्तमान समय की आर्थिक गतिविधियों से कैसे भिन्न हैं? उस समय की आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा लाभ शासक के पास चला जाता था, परंतु आज ऐसी गतिविधियों का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अध्ययन काल की कुछ बंदरगाहें खंबात, पाटन, सोमनाथ, भरूच। ये बंदरगाहें बहुत फेमस थी और इन्हीं से भारत का विदेशों के साथ व्यापार होता था। उसके बाद आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चंस हैं, लघु आंसर भी कह सकते हैं हम इन्हें। राणा सांगा एक बहादुर शासक, उनके बारे में बताना है। राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे। उन्होंने मेवाड़ पर 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया। बहुत वीर थे वो, और उन्होंने सभी राजपूतों को एकजुट किया। खानवा के युद्ध में बाबर को हराया और उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी वो बहुत वीरता के साथ आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उसके बाद है आज की न्यायिक व्यवस्था। आज की न्यायिक व्यवस्था समानता पर आधारित है, संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है, और ये व्यक्ति और समाज की हितैषी है, यानी कि समाज और व्यक्ति का भला चाहने वाली है। उस समय के राज्य के प्रमुख अधिकारी, देखो वैसे तो सुल्तान सबसे ऊपर होता था, सुल्तान सर्वे सर्वा था। उसके अलावा दूसरे भी अधिकारी थे, जैसे वजीर, दीवाने विजारत, सदर उस सुदूर, दीवाने रसालत आदि। बलबन की योजना। बलबन का शासन शक्ति के डर पर आधारित था, यानी कि वो अपनी शक्ति से सभी को डराता था। उसने लोगों पर बहुत अत्याचार किए। उसने लोगों को विश्वास दिलाया कि सुल्तान ईश्वर की छाया है, ताकि लोग उसे ईश्वर मानकर उसके अनुसार काम करते रहें। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। राजधानी दिल्ली को चेंज करना, देवगिरी में परिवर्तित करना, जिसे हम दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सांकेतिक मुद्रा चलाना, तांबे के सिक्के चलाना, और दोनों ही योजनाएं विफल रही। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्र को देखकर और इसका वर्णन करना है। यह स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस स्तंभ को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने बनवाया। यह सारंगपुर लड़ाई में विजय स्मारक के रूप में, यानी कि वहाँ पर राणा कुंभा को जब विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने उसको याद रखने के लिए इस स्तंभ को बनवाया था। तो यहीं पर ये प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आशा है हमारे द्वारा किया गया ये प्रयत्न भी आपको पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, झटपट लाइक कीजिए, अपने क्लास के दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन वीडियोस से समझने का मौका मिले। और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको समय पर मिलती रहें। और 7th क्लास का सारा मटेरियल आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।